नमस्कार। ल्यूसेंट के भारतीय राज्य व्यवस्था श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कभी कभी इसका आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अर्थ क्या है इसका? कार्यपालिका शक्ति का अर्थ है सरकार की शक्ति, भारत सरकार की शक्ति, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो कार्य करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन भारत ने एक संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया है और संस्थात्मक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है अर्थात जो मंत्रिपरिषद है, सरकार है, वो उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति अर्थात संसद के प्रति। जैसे कि भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति को एंजॉय करती है संघीय मंत्रिपरिषद और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। तो राष्ट्रपति भारत में संवैधानिक प्रमुख हैं, हम कह सकते हैं नाम मात्र के प्रमुख हैं, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित है, जैसा यहां पर दिखाया गया है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है और प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है? संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पहली योग्यता यही है कि आप भारत के नागरिक हों। दूसरे, आपकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तीसरा, आपको लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात कहीं पर भी भारत में आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। इसके अलावा आप लाभ के पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर है या संघ या राज्य कार्यपालिका में मंत्री पद पर है तो वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। लाभ का पद हम आगे डिस्कस करेंगे जब संसद पढ़ेंगे। तो लाभ के पद को परिभाषित करना, तय करना, ये संसद का कार्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है और उसके लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य का मतलब है कि जो मनोनीत सदस्य हैं, जैसे राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वो इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। इसके अलावा जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। राज्यों में जो विधान परिषदें हैं उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अगर किसी संघीय क्षेत्र में, अगर किसी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है तो वहां के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे, जैसे कि दिल्ली है, पुदुचेरी है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक है कि वो अपने निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल करे प्रस्तावक के तौर पर और अन्य 50 का समर्थन हासिल करे समर्थक के तौर पर, प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक या समर्थक। भारत में कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर 1 बार, 2 बार, 3 बार रह सकता है। अमेरिका की तरह नियम नहीं है कि आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जैसे मैंने बताया अप्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष होने के साथ साथ वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर आधारित है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसको आप याद रखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। अभी यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, इसके डिटेल वीडियो आपको आगे मिलेंगे।
अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके ऊपर जो क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में दिया गया निर्णय अंतिम होगा। वो निर्णय ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति अपनी आधिकारिक हैसियत से जो भी काम करेंगे, राष्ट्रपति के तौर पर जो भी काम करेंगे, उन कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक कार्य करते हैं और हमेशा ये होता है कि राष्ट्रपति जिस तिथि को रिटायर होने वाले होते हैं, अवकाश ग्रहण करने वाले होते हैं, उससे पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं निर्वाचित हो पाता है तो फिर राष्ट्रपति कंटिन्यू करेंगे अपने पद पर। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है और ये शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके अनुपस्थिति में जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा दिलवाई जाएगी। यहाँ पर एक नोट है, आर्टिकल 77(1) और 77(3). तो पहला ये कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो या फिर वस्तुओं की खरीद फरोख्त हो, सब कुछ बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है। और राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए, करवाने के लिए नियम आदि बना सकता है, विभागों का बंटवारा कर सकता है, ये सब इसमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक सूची दी गई है भारत के राष्ट्रपतियों की कार्यकाल के साथ। अब तक कुल 15 लोगों को इस पद पर बैठने का अवसर मिला है। 2-3 तरह के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं इस सूची से। राष्ट्रपतियों का क्रम पूछा जा सकता है, कहीं से भी 4 राष्ट्रपति बीच में से उठाए जा सकते हैं, या फिर उनके कार्यकाल के साथ उनकी मैचिंग कराई जा सकती है, या फिर जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई, जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, या फिर वो राष्ट्रपति जैसे कि वीवी गिरी जी हुए, जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करने का मौका मिला। ये सब फैक्ट आप देख लें। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कौन की जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले किस पद पर थे, कौन कौन इनमें से उपराष्ट्रपति थे, कौन भारत के रक्षा मंत्री रह चुके थे, कौन किसी राज्य के राज्यपाल थे, कौन लोकसभा अध्यक्ष थे। यानी कि थोड़ा सा ये देख लें कि वो किन संवैधानिक पदों पर राष्ट्रपति बनने से पहले भी रह चुके थे, या उनके द्वारा अगर कोई किताब लिखी गई है, जैसे कि आर वेंकटरमन ने लिखा माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, इस तरीके से। यहाँ पर एक फैक्ट है, नोट है कि वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती, ये तीनों लोगों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर तब कोई नियुक्ति होती है जब जो राष्ट्रपति हैं अचानक वो त्यागपत्र दे दें कार्यकाल पूरा होने से पहले, या उनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो जाए, या फिर वो किसी गंभीर कारणवश, गंभीर बीमारी की वजह से अपना कार्यभार संभालने में सक्षम ना हो कुछ समय के लिए। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की ये कंडीशंस हैं। यहां पर देखिए राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले किन परिस्थितियों में अपना पद त्याग सकता है। नंबर 1, वो त्यागपत्र दे सकता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा और लोकसभा अध्यक्ष फिर संसद को, लोकसभा को सूचित करेगा कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव लाएगी जिसको महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं, और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव प्रीलिम्स मेंस सबके हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो महाभियोग प्रस्ताव किस आधार पर लाया जाता है?
एकमात्र आधार है संविधान का उल्लंघन, और संविधान के उल्लंघन की कोई परिभाषा संविधान में वर्णित नहीं है। अगर आपको एक की वर्ड चाहिए हो कि संविधान का उल्लंघन कब मान लिया जाए, तो आर्टिकल 74 को ध्यान रखिए। हालांकि इसके ऊपर हम अलग से विस्तृत वीडियो डालेंगे राष्ट्रपति के ऊपर, अभी हम इस आधार पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्टिकल 74 की है, क्योंकि वो ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो अगर बहुत सख्त परिभाषा दी जाए तो फिर ये है कि कोई भी सिफारिश जो मंत्रिपरिषद करती है राष्ट्रपति के लिए, अगर राष्ट्रपति उसको नहीं मानता है संविधान के दायरे के अंदर, भाई एक बार लौटा सकता है कुछ मामलों में, वहां तक ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो संविधान का उल्लंघन माना जाए। तो क्या राष्ट्रपति वास्तव में सरकार की हर सिफारिश मानने के लिए तैयार है? एक सख्त परिभाषा तो यही कहती है, राष्ट्रपति को नहीं पसंद है तो चाहे तो त्यागपत्र दे दे, लेकिन वो टाला मटोली ना करे। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अगर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है तो संसद के किसी भी एक सदन के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, महाभियोग प्रस्ताव चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए। पॉइंट नंबर 2 में यह है कि महाभियोग प्रस्ताव जब लाया जाए तो जिस सदन में भी लाया जा रहा है उस सदन के हेड को, चाहे लोकसभा में आए तो अध्यक्ष को, राज्यसभा में आए तो सभापति को, एक प्रस्ताव दिया जाए जिसके ऊपर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, और साथ ही साथ उसकी सूचना राष्ट्रपति को भी दी जाए, और 14 दिन का एक विंडो पीरियड है। 14 दिन तक उस प्रस्ताव के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। 14 दिन के बाद उस प्रस्ताव के ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। जिस सदन में प्रस्ताव आया है उसमें उसके ऊपर चर्चा होगी, और वो सदन अगर 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो माना जाएगा कि सदन ने राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अब वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन, जो कि इंक्वायरी हाउस या जांच सदन कहलाएगा, उन आरोपों की जांच करेगा जो पहले सदन ने पारित किए हैं, लगाए हैं। दूसरे सदन में राष्ट्रपति को भी अवसर मिलेगा कि वो खुद या अपने लॉयर के माध्यम से अपना पक्ष रख सके। हालांकि उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपना पक्ष जरूर रखे। दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिए गए हैं। इस प्रकार से जब आकस्मिक तौर पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कि चाहे वो महाभियोग के द्वारा हो या उसकी मृत्यु हो गई हो या उसने त्यागपत्र दे दिया हो, तो 6 माह के अंदर निर्वाचन संपन्न हो जाना चाहिए। और राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की है, निर्वाचन आयोग की है। अगर राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि पूर्ण होने पर हो रही है तो हमेशा उससे पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण हो रही है और किसी कारणवश नए राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न नहीं हुआ है तो फिर कार्यकाल तो समाप्त हो गया राष्ट्रपति का, लेकिन वो अपने पद से हटेगा नहीं। कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं आएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति सिर्फ तब आएगा जब राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो। किंतु अगर राष्ट्रपति पद की रिक्तता कार्यकाल संपूर्ण होने की वजह से हुई है और उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति कंटिन्यू करेगा। यहां पर एक शब्द आया है राज अंतराल, तो राज अंतराल ना होने पाए इसलिए राष्ट्रपति को कंटिन्यू किया। ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा, वो लागू नहीं होता। अन्य परिस्थितियों में क्या होगा? तो अन्य परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति पद की रिक्तता त्यागपत्र या महाभियोग या मृत्यु की वजह से हुई हो तो उपराष्ट्रपति उस अवधि तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता। अर्थात
लगभग 6 महीने। अगर उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, जैसे मान लीजिए उसने भी त्याग पत्र दे दिया, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं वो काम करेंगे। तो उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के सभी जज, एक लंबी सीरीज है कि कौन राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। और ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 से तय किया गया है। यहाँ पर कुछ सामान्य जानकारियां हैं, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, उसको प्राप्त सुविधाएं। आमतौर पर यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेंगे। मासिक वेतन 5 लाख रुपए है और अवकाश ग्रहण करने के पश्चात उसको पेंशन मिलती है। राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। चूंकि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, राष्ट्रपति मुख्य नियुक्तिकर्ता भी है, वो भारत में जितने भी प्रमुख संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्ति करता है। भारत के राष्ट्रपति से लेकर के और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तक सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कुछ नियुक्तियां वो राज्यों में भी करता है, जैसे कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए या फिर राज्य के राज्यपाल हो गए। तो ये प्रश्न तो शायद ही आए कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। हाँ, इसकी संभावना ज्यादा है आने की कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो जितने भी प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के उपसभापति हों, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, जहां पर राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता, या तो उनका निर्वाचन होता है या जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन अगर संघ शासित क्षेत्र है जैसे कि दिल्ली, तो वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किनकी नहीं करता है, इस पर आप ध्यान देंगे। यहाँ देखिए कुछ नाम दिए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इन सब में कुछ स्थापित नियम हैं, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट नियम है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता या लोकसभा के बहुमत प्राप्त समूह का नेता, ये मैंने दल का नेता और समूह का नेता इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है गठबंधन सरकार हो, या फिर भारत का संविधान तो ये इजाजत भी देता है कि अगर कभी लोकसभा में मोर देन 50% कि 274 निर्दलीय हो गए और वो अपना एक नेता चुन लें, तो फिर उस नेता को प्रधानमंत्री बनने से राष्ट्रपति रोक नहीं सकते। जो भी लोकसभा में बहुमत प्राप्त समूह या दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है। मंत्रियों की नियुक्ति पूरी तरह से प्रधानमंत्री के विवेक पर है। प्रधानमंत्री जिनका नाम देंगे राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएगा। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो न मंत्रिपरिषद के हाथ में है न राष्ट्रपति के। उच्चतम न्यायालय का एक कोलोजियम बना हुआ है, वो कोलोजियम एक कमेटी है, वो जिनके नाम की सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। इसी प्रकार से चाहे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हों, राज्यों के राज्यपाल हों, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हों, अटॉर्नी जनरल हों, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य हों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों, संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त हों, वित्त आयोग, समझिए जितने भी प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अंतिम मोहर राष्ट्रपति की ही है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 74 को आप गोल्डन रूल के तौर पर याद रखिए कि राष्ट्रपति प्रत्येक मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए हैं। विधायी शक्तियां, चूंकि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए उसकी कार्रवाइयों से वो उसमें उपस्थित न रह करके भी उससे जुड़ा हुआ है। तो क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ विधायी शक्तियों में देखिए आप जो कुछ भी पढ़ेंगे ये सब संसद में आगे दोहराया भी जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। एक बार यहाँ फिर एक बार संसद में भी आप पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं, उसका सत्रावसान करते हैं तथा लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब क्या परिस्थितियां होती हैं, किसकी सलाह पर वो सत्र आहूत करते हैं, किसकी सलाह पर वो सत्रावसान करते हैं, किसकी सलाह पर वो मंत्री लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो एक शब्द में तो जवाब है मंत्रिपरिषद।
वो संसद को संबोधित कर सकते हैं, एक सदन को या दोनों सदनों को इकट्ठे। इसको राष्ट्रपति का अभिभाषण, प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहते हैं। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विधेयक भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति की सहमति के बिना, राष्ट्रपति को पहले दिखाए बिना आप संसद में प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे किसी नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक, आर्टिकल 3 आपको ध्यान होगा, या फिर धन विधेयक, या फिर भारत की संचित निधि से व्यय करने संबंधी कोई विधेयक, या राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कोई विधेयक। ये सब विधेयक पहले राष्ट्रपति को आपको दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर किसी साधारण विधेयक के ऊपर या वित्त विधेयक के ऊपर दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में, कोई असहमति है तो उस असहमति को का निवारण करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। तो ये सब उनकी विधायी अधिकारों का हिस्सा है। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट है एंग्लो इंडियंस का। तो अब हमें पता है कि लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन ये व्यवस्था 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से समाप्त कर दी गई है। अब लोकसभा में सभी निर्वाचित सदस्य हैं, कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं है। हाँ, राज्यसभा में जरूर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर मनोनीत करते हैं। ऐसे 12 सदस्य जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया हो, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को परिवर्तित करने में सफल हुए हों, जो इन्फ्लुएंसर हो। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये तो स्पष्ट हुआ ही है अभी कि जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना कर दें, संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा, कोई भी बिल एक्ट में नहीं बदलेगा। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति भी है जहां पर संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा की अनुपस्थिति है और कानून अवश्य चाहिए। तो संसद को बाईपास करके राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार टेम्परेरी 6 महीने के लिए कानून बनवा सकती है। उसका वही प्रभाव होगा जो संसद के द्वारा पारित कानून का होता है, और इसको बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आर्टिकल 123। बिल्कुल यही शक्ति राज्य के राज्यपाल को भी होती है। आर्टिकल 213, 123 राष्ट्रपति, 213 राज्यपाल। राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर भी है सैन्य बलों का। राष्ट्रपति विदेशी मामलों में भी सर्वोच्च शक्ति है, वो हर मामले में सर्वोच्च है। उसको युद्ध और संधि की घोषणा करने का अधिकार है। युद्ध की घोषणा भारत में राष्ट्रपति ही कर सकता है। इसके अलावा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती है, और भारत में जो विदेशी राजदूत आते हैं वो भी पहले राष्ट्रपति को ही आकर के दिखाते हैं कि ये हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है, आ गया। क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति को कोई सजा दी गई हो या अंडर ट्रायल, वो अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अलग अलग प्रकार से क्षमा कर सकता है, यानी कि पूरी तरीके से क्षमा कर दिया। उसके दंड को घटा सकता है कि 10 साल का कारावास था, 5 साल का कर दिया। उसके दंड के स्वरूप को बदल सकता है, अर्थात आपको फांसी की सजा हुई थी, आपको आजीवन कारावास दे दिया तो नेचर बदल गया, या फिर आपको कठोर कारावास मिला था 10 वर्ष का, उसको साधारण कारावास में बदल दिया। तो ये सब अलग अलग शब्द हैं। क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण, आपको इनके अलग अलग अर्थ देखने होंगे। लघुकरण में क्या है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। सिर्फ सजा की अवधि कम नहीं की जाती, उसका नेचर बदल जाता है। और क्या राष्ट्रपति इस क्षमादान शक्ति का प्रयोग अपने आप करता है? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल इस चीज को दिमाग में बैठाइए कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 74 से बंधा हुआ है। वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार ही काम करता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। देखिए, आपातकाल आप संविधान के भाग 18 में बहुत विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे।
हमारी एक वीडियो भी पड़ी हुई है आपातकाल के ऊपर। यहां पर सिर्फ ये है कि आपातकाल लागू करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है और निश्चित तौर पर ऐसा वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही करेगा। तीनों प्रकार के आपातकाल, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो युद्ध जैसी स्थिति में अनुच्छेद 352, या फिर वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात हो, जिसे साधारण भाषा में हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, आर्टिकल 356, या फिर वित्तीय स्थिति के डावाडोल हो जाने पर, खजाना खाली हो जाने पर वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। राष्ट्रीय आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल तो भारत में कई बार लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, किसी विधिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकता है, आर्टिकल 143। ये सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता है। सलाह को मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर है, और ये सलाह भी राष्ट्रपति तभी लेता है जब उसको मंत्रिपरिषद ऐसा करने के लिए कहती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, यहां पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के ऊपर काफी जानकारी दी गई है, लेकिन हमारा काम बड़ी संक्षिप्त जानकारी से चल जाएगा। प्रत्यक्षतः देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पास अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह कोई वीटो शक्ति नहीं है। दरअसल भारत में राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है। तो नियम यह है कि कोई भी विधेयक जो संसद ने पारित किया है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, एंड आर्टिकल 111 के अनुसार राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या फिर अपनी अनुमति को रोक सकता है। अनुमति रोक लेने को ही बोलते हैं कि राष्ट्रपति ने वीटो कर दिया। मूल संविधान राष्ट्रपति को ये दो अधिकार देता था। 1978 में 44th अमेंडमेंट से राष्ट्रपति को एक और अधिकार दिया गया कि यदि विधेयक राष्ट्रपति के सामने आया और वो विधेयक साधारण प्रकृति का है या फिर वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि वो विधेयक मनी बिल है, धन विधेयक है, या फिर वो संविधान संशोधन विधेयक है, तो राष्ट्रपति की ये जो पुनर्विचार वाली वीटो पावर है वो लागू नहीं होती। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये इकलौती वीटो पावर है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है, क्योंकि विधेयक को हाँ या ना करना ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर चलता है। तो राष्ट्रपति ने अपने विवेक से काम किया और विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। लेकिन अगर संसद ने पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति ने जो भी ऑब्जेक्शंस उठाए होंगे, जो भी सजेशन दिए होंगे, उनको एक्सेप्ट करते हुए या उनको रिजेक्ट करते हुए अगर विधेयक को पुनः पारित किया, तो अब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे, अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति की जो विधेयक को रिटर्न कर देने की वीटो पावर है वो भी सीमित है। थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर दिया, इसलिए इसको निलंबनकारी वीटो बोलते हैं। इसके अलावा संविधान में राष्ट्रपति को और कोई वीटो पावर नहीं दी गई है। एक वीटो पावर जो बहुत चर्चा में रहता है कि जेबी वीटो। जेबी वीटो का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। ये एक समझिए कि कमी है। कमी क्या है? संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बनाया और वो मान करके चल रहे थे कि एक तालमेल से काम चलेगा। तो कोई कारण नहीं है कि जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आए अनुमोदन के लिए, तो राष्ट्रपति उसके ऊपर अनावश्यक डिले करे या मंत्रिपरिषद की सलाह को कहे कि हाँ मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन हस्ताक्षर ना करे, अनावश्यक तौर पर डिले करे। तो चूंकि संविधान में कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर संशोधन विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर कर दें, तो राष्ट्रपति उसको टाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो कर दिया, विधेयक को अपनी जेब में रख लिया। अगर बार बार राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जाता है तो फिर वो संविधान का उल्लंघन होगा। आप अमेरिका में देखिए कि अमेरिकन राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन संसद के द्वारा पास हुआ कोई विधेयक जब उसके पास जाता है तो उसको यस कर दे या उसको रिजेक्ट कर दे, उसकी पावर है, एब्सोल्यूट वीटो है, लेकिन वो टाल मटोल नहीं कर सकता। 10 दिन के अंदर अगर उसको पारित नहीं किया गया तो फिर वो अपने आप कानून बन जाता है। क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो का दुरुपयोग नहीं किया गया है। बहुत सेंसिटिव मुद्दों पर, जहां पर पक्ष विपक्ष सहमत नहीं था,
या देश में किसी विधेयक के खिलाफ आम सहमति नहीं थी, तो वहां पर राष्ट्रपतियों ने या एक आउटगोइंग गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में विधेयक भेज दिया, तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपतियों ने पॉकेट वीटो किया है और फिर बाद की सरकारों के साथ विचार विमर्श करके उसका सोल्यूशन निकाला है। तो हम कह सकते हैं कि दुरुपयोग जैसा तो भारत में इसका नहीं है। यहाँ पर एक लौता एग्जाम्पल जो है वो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था, भारतीय डाकघर संशोधन, लेकिन इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। संविधान संशोधन के ऊपर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकते, ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में यह था कि संविधान संशोधन विधेयक भी अन्य विधेयकों की तरह राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा, वो यस या नो कर दे मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यह मान लिया गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। लेकिन 24th अमेंडमेंट एक्ट ने एक परिवर्तन किया। 24वें संविधान संशोधन 1971 में स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति यस ही करेंगे। अगर संसद के दोनों सदनों ने संविधान संशोधन विधेयक पास कर दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मंत्रिपरिषद भी राष्ट्रपति को ना करने की सलाह नहीं दे सकती। तो जहां पर राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात है, तो वास्तव में जो वास्तविक कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद ही, तो उसकी वीटो पावर हुई कि संसद के द्वारा पारित अधिनियमों को वो यस कर दे या नो कर दे। संसद के साथ साथ राष्ट्रपति राज्य विधायिकाओं के ऊपर भी वीटो पावर रखता है। एक आर्टिकल है 200, ये आप राज्य कार्यपालिका में पढ़ेंगे। और राज्य कार्यपालिका में अगर राज्य विधान मंडल कोई विधेयक पारित करता है तो तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राज्यपाल उसके पर हस्ताक्षर ना कर दे। जो अधिकार आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास हैं, वही अधिकार अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास हैं कि विधेयक पर अनुमति दे दे, अनुमति ना दे, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन राज्य के राज्यपाल के पास एक अधिकार और है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दे, सुरक्षित कर दे। और जब राज्यपाल इस अधिकार का प्रयोग करता है कि ना तो विधेयक पर हाँ करता है ना करता है, ना ही वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है, बल्कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित कर लेता है और उसको भेज देता है राष्ट्रपति के पास। तो अब राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 201 निर्णय लेता है, उसके पास शक्ति है और वो अपनी मंत्रिपरिषद से पूछेगा, हाँ कर दे, ना कर दे, पुनर्विचार के लिए भेज दे। पुनर्विचार के बाद पुनर्विचार के लिए किसको भेजेगा? राज्य को। पुनर्विचार के बाद जब वो विधेयक आ जाए वापस, तो फिर राष्ट्रपति चाहे तो हाँ कर दे चाहे ना कर दे, वो राज्य विधान सभा के बहुमत से बंधा हुआ नहीं है, वो अपनी मंत्रिपरिषद से बंधा हुआ है। तो राज्य क्षेत्र का जो कानून निर्माण की शक्ति है, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति का प्रभाव है। यहां पर ये सब बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इस पूरे में यही बताया गया है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति के सामने जितने भी केंद्रीय आयोग हैं, चाहे वो वित्त आयोग हो, चाहे वो विधि आयोग हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, वो कैग हो, ये सब अपने वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही देते हैं। SC/ST कमीशन हो, ये सब अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। अब राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो उसको डिस्कशन के लिए, कार्रवाई के लिए संसद के सम्मुख रखवाए। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट आपको देखने होंगे। S राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने, 1 बार राष्ट्रपति रहे। आमतौर पर जितने भी राष्ट्रपतियों के चुनाव हुए हैं, तो प्रथम मतगणना के अलग अलग लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, उसमें ये सिस्टम होता है कि प्रथम वरीयता के मत, द्वितीय वरीयता के मत, तृतीय वरीयता के मत। तो सभी राष्ट्रपति प्रथम वरीयता के मत में ही जीत गए थे। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि वीवी गिरी के समय में द्वितीय वरीयता के मत गिनने पड़े और नीलम संजीव रेड्डी एक बार अपना चुनाव हारे और फिर एक बार वो निर्विरोध जीते। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस तरह के फैक्ट आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति तक आज हम सीमित कर रहे हैं इसको। अगले वीडियो में हम आपको उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संसद के बारे में जानकारी देंगे। थोड़ा सा वो बड़ा वीडियो हो जाएगा।
हाँ, जो मैं हमेशा कहता हूं कि वर्कबुक जरूर भरिए। इसकी वर्कबुक आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, वहां पर जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और भरिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे अलग अलग विषयों के ऊपर।